आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, हालाँकि 2 लोग हैं आज गेस्ट के रूप में, तो उनमें जितेंद्र जी और पूजा जी, इन दोनों लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और ये दोनों लोग नव-दंपति हैं, पति और पत्नी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों लोग वीगन्स हैं और इनके साथ ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, इसमें हम लोग जानेंगे वीगनिज़्म के कुछ चीज़ों के बारे में और इनकी जर्नी के बारे में और भी तमाम चीज़ जो भी हम लोगों के साथ वार्तालाप के दौरान कोई ऐसी चीज़ आएगी, उसके विषय में भी हम लोग बातें करेंगे। तो एक ऐसा पॉडकास्ट है जो कि पूरा का पूरा ऑनेस्ट रहेगा, विदाउट स्क्रिप्टिंग है ये। तो जितेंद्र जी, पूजा जी कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है। थोड़ा-सा और परिचय यहाँ पर लोगों को बता दीजिए, दर्शकों को। स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र जायसवाल है, मैं ठाणे, मुंबई में रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और साथ में वीगनिज़्म के लिए एक्टिविज़्म भी करता हूँ, एनिमल सेव इंडिया के साथ और एक्टिविज़्म के साथ-साथ जैसे बच्चों को भी बताता हूँ पर्यावरण और एजुकेशन के बारे में। आरएसएस जो है स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसमें भी एज़ एरिया कोऑर्डिनेटर मतलब यहाँ पे मैं शिक्षक हूँ जो बच्चों का शाखा लगाते हैं उनमें। तो उनको भी मैं वीगनिज़्म और पर्यावरण के बारे में बताता रहता हूँ। जी। क्या बात है! तो अब पूजा जी का बारी है बोलने की, परिचय जी। देने की। नमस्कार, मेरा नाम पूजा जायसवाल है। मैं इनकी वाइफ़ हूँ और मैं पिछले 7 सालों से मैं टीचर हूँ और रनिंग में भी टीचिंग लाइन में ही हूँ। और मैं भी जब मुझे टाइम मिलता है तो इनके साथ एक्टिविज़न के लिए चली जाती हूँ, घर से अगर वाह! टाइम मिला तो। क्या बात है! तो हम लोग मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग वीगन कब बने? आप दोनों लोग वीगन कब बने? और वीगन बनने के साथ ही साथ जो चुनौतियाँ होती हैं, उनको आप लोगों ने कैसे फेस करा? थोड़ा आराम से बताइए जिससे कि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि किन-किन परेशानियों का हमको सामना करना पड़ेगा और कैसे उससे निपटा जाएगा? देखिए मैं अपने बारे में पहले बताता हूँ कि अ, मैं बचपन से पिताजी में और घर पे मेरे जो माताजी हैं और जो गाँव में चाचा वगैरह हैं मैं बेसिकली बनारस का हूँ। तो वो लोग खाते थे चिकन, मटन, मच्छी सब खाते थे, अंडा, तो मुझे भी खिलाते थे। फिर स्कूल्स में जब एडमिशन हुआ, हमने पढ़ाई चालू की तो वहाँ गौतम बुद्ध के कुछ सिद्धांत थे, आपको पता होगा जैसे कि अहिंसा है, सत्य बोलो, ये वो, तो वो हमने पढ़ा था। तो एक बचपन में मानसिकता होती है बच्चों को जो पढ़ा दोगे वो सीख जाएगा। तो हमने घर पे आके बोला कि अरे अहिंसा नहीं करनी चाहिए, भगवान ने कहा है आपको चिकन मटन नहीं खाना चाहिए, बुरी बात है। तब मेरे पिताजी ने कहा था कि नहीं वो तो भगवान ने बहुत कुछ कहा है लेकिन आपको खाना चाहिए, ताकत के लिए, ठीक है? और वो हमारे लिए ही बने, जैसे समाज में आजकल बोलते हैं वैसे मेरे पिताजी ने बोल दिया था कि अपने लिए ही होता है। तो फिर हमने बोला ठीक है, खाते हैं। तो फिर एक वो बचपन में एक गौतम बुद्ध की शिक्षा और एक पिताजी का डाँटना कि हाँ, खाना ही है, नहीं खाएगा तो मार के खिलाऊँगा। तो वो फिर मेरे मन में बैठ गया हाँ, खाना है। तो जब हमारा कॉलेज चालू हुआ, फिर हमने पिताजी को एक सवाल पूछा कि अगर भगवान ने हर दिन बनाया है एक जैसा, तो आप सिर्फ़ मंगलवार और शनिवार को क्यों छोड़ दें? बाकी दिन तो खा रहे हैं, शनिवार, मंगलवार भी खा लीजिए। दिवाली, होली है, जन्माष्टमी है, इस दिन क्यों छोड़ रहे हैं? नवरात्रि में क्यों छोड़ते हैं? तो पिताजी ने कहा कि वो भगवान का दिन होता है। शनिवार हनुमान जी का दिन होता है, मंगलवार हनुमान जी का, गणपति का दिन होता है, गणेश जी का। तो उस दिन नहीं खाते हम लोग। गुरुवार को माता जी का उपवास रहता था, तो वो भी नहीं खाती थी। बाकी दिन खाते थे। तो हमने कहा या तो फिर आप रोज़ खाइए क्योंकि भगवान तो हर दिन बनाए है ना। हर कर्म में बिल्कुल, भगवान है। आप तो रोज़ खाइए या तो फिर कभी मत खाइए। तो पिताजी ने बोला नहीं ये दिन नहीं खा सकते फिर खाना। तो हमारे दिमाग में तब एक बैठ गया कि अच्छा खाना ही है तो रोज़ क्यों ना खाएँ? तो एक टाइम हमारी कंडीशन ये थी करुणेश जी कि मैं ना होली देखा, ना दिवाली देखा, डेली खा रहा था। मेरे घर पे पता नहीं है शायद वीडियो देखने के बाद उनको मालूम पड़ जाए कि मैं नवरात्रि में भी बाहर खाता था, गणपति में भी खाता था, होली, दिवाली के दिन भी बाहर खा लेता था क्योंकि वो पिताजी ने बिठा दिया था कि नहीं खाओ। और एक समाज था कि हाँ, डेली भगवान का है तो फिर रोज़ क्यों ना खाएँ या रोज़ छोड़ दिया जाए। तो वो बोलते हैं ना अंदर अपने रावण और राम दोनों हैं।
तो हमारे अंदर का रावण तब जाग गया था कि नहीं खाना है तो डेली खाएँगे। फिर एक समय ऐसा हुआ कि अ, हम अपने दोस्त के यहाँ पे थे और हमने ही बनाया था चिकन और अच्छा बना था, हमारे दोस्त बोलते हैं कि अच्छा बना था उस टाइम पे। फिर हमने क्या किया कि तब हमने बना के रख दिया ठंडा होने के लिए और तब ये लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में हमने भगवत गीता और वेद थोड़े पढ़े थे। तो भगवत गीता में जो रास्तिक और सात्विक भोजन है और जो कृष्ण जी का ज्ञान है वो हमारे दिमाग में था, घूम रहा था। लॉकडाउन में बैठ के हमने घर पे यही किया। तो फिर लॉकडाउन के बाद जून में आपको याद होगा मई या जून में एक हाथी का देहांत हुआ था केरला में, जिसके मुँह में वो बम पाइनएप्पल में बम डाल के खिलाया गया था तो उसका मुँह फट गया था। तो जिस दिन हमने वो हम्म। चिकन बनाया था दोस्त के घर पे, उस दिन वो न्यूज़ हमने देखा और हम खाने जा रहे थे और हमने वो न्यूज़ देखा, तो पता नहीं उस समय क्या हुआ कि हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आया कि अगर किसी के मुँह में बम फट गया है उस जानवर के, प्लस वो प्रेग्नेंट थी और 3 दिन वो हम्म। तालाब में थी पानी में, तो वो हम्म। आ गया कि कितना दर्द हुआ होगा। ये हो सकता है कि हमने भगवत गीता पढ़ी थी, थोड़ा अध्यात्म की तरफ गए थे, तो हो सकता है उसकी वजह से हमारे बुद्धि में आ गया कि नहीं किसी जानवर को जान एक जैसा ही होता है, या तो वो चिकन हो, मटन हो या हाथी हो या कुत्ता हो। तो हमारे दिमाग में आ गया कि वो हाथी एक तो प्रेग्नेंट थी, प्लस 3 दिन वो पानी में थी, तो उसको जो दर्द हुआ होगा, उसका मुँह में बम फटा था, तो अगर उसको दर्द हुआ और उसको देख के हमको दर्द हो रहा है, उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो सोच के। तो उस समय मैंने वहाँ पे वो चिकन रख दिया। मैंने बोला आज से चिकन बंद। फिर वो चिकन बंद हुआ फिर ये तो हम वेजिटेरियन हो गए, घर पे आके हमने बोल दिया आज से बंद हो जाएगा। तो माँ पिताजी ने हमारे कहा कि लॉकडाउन तब लगा था छोटा-मोटा लॉकडाउन हुआ तब तक, मैं बोला नहीं हमेशा के लिए। तो पिताजी ने बोला पागल हो गया है, खाना तो पड़ेगा। मैं बोला अब नहीं खिलाओ, अब तब मैं बच्चा था, अब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। तो फिर वो छूटा। उसके बाद फिर हम रिसर्च कर रहे थे प्रोटीन और कैल्शियम के लिए कि क्या दूध में कितनी मात्रा के कैल्शियम है, कितनी मात्रा प्रोटीन है दूध के अंदर या जो अदर सब्जियाँ होती हैं, पनीर हो गया या कोई सब्जी है उसमें चिकन के अलावा क्या खा सकते हैं। तो ये रिसर्च करते-करते हमने यूट्यूब पे आचार्य प्रशांत की वीडियो देखी थी, कि आप जो दूध पी रहे हैं, वो भी खून ही है एक टाइप से। तो फिर हमें वो समझा नहीं उतना सा, तो हमने उनको और सुना। अ, एक दिन पूरा हमने उनका वीडियो देखा वीगनिज़्म के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर। तो हमको समझा हाँ, दूध भी एक गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। फिर उस रात से हमने बोला मम्मी को कि दूध बंद है हमारा, हम नहीं पिएँगे। फिर उस रात से जो ग्लास और उस दिन से जो चिकन रखा मैंने, उस दिन से फिर ना चिकन खाया, ना दूध खाया। फिर 1 साल के बाद हमको शहद का पता चला कि ये मधुमक्खियों के साथ भी क्रूरता होती है। तो फिर हमने शहद भी बंद कर दिया। तो यही है, हमने जैसे ही देखा उसी दिन से हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो आपको वीगन बने कितने साल हुए? किस सन में आपने बदलाव लाया? 2020 जून में। अच्छा, अच्छा। पूजा जी आप बता दें अपनी जर्नी के बारे में। हाँ, मैं एक्चुअली बचपन से वेजिटेरियन थी। मुझे वीगन के बारे में नॉलेज नहीं था और मैं ये जानती मैं नहीं थी कि वीगन चीज़ होता क्या है? ऐसा जब इन्होंने मैं मतलब मेरी शादी हुई, जब इन्होंने बताया कि वीगन हूँ मैं दूध-दही नहीं खाता, तो मुझे लगा इनको कोई बीमारी है क्या? ये दूध-दही वग़ैरह नहीं खाते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस एक होता है कि ये चीज़ है कि जानवरों से होता है तो मैं नहीं खाता। तो मैंने क्या पागल जैसा बातें कर रहे हैं, ये तो कान्हा जी के खाते थे। कितना मतलब पुराना है तो लोग साधु संत भी खाते हैं। हाँ, चिकन वग़ैरह नहीं खाते हैं इतना तो मुझे पता है बट ये दूध-दही से संबंधित ये चीज़ें मुझे नहीं पता था। तो ये इन्होंने बहुत समझाया, मैं बोली नहीं, जो चीज़ हमारे माँ-बाप ने बचपन से बोला है इसको खाओ इससे प्रोटीन मिलेगा, ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती। तो इन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको समझ में आए आप करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपना खाती थी। तो फिर हम लोगों ने मार्च के मंथ में गाँव गई और वहाँ पे बनारस में एक्टिविज़न था, तो ये बोले कि चलो आज एक्टिविज़न है, चलोगे साथ में? बोले ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पे जब मैं गई तो वही बोर्ड पर था एक्टिविज़न वग़ैरह। जब वहाँ पे मैंने देखा, रियल में देखा तो मुझे पता चला अच्छा ये सब चीज़ें होता है, इसको बोलते हैं वीगन। तो तब जाके मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मेरे से पाप हो रहा है, जहाँ मैं चिकन वग़ैरह नहीं खाती हूँ, इट्स ओके बट इसके दूध के पीछे इतना बड़ा रीज़न है। तो उसी रात नाइट में ये मेरे जैसा दिल पे लग गया।
कि नहीं मेरे से बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो उसी रातों-रात मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं मैं आज से ही बल्कि अभी से ही खाना मैं बंद कर दूँगी। तभी से मैंने रा नाइट से ही शपथ लिया कि मैं नहीं खाऊँगी और अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ा है खाने के लिए। बस तब से वीगन हूँ। मुझे करीब 8 या 9 मंथ हो गया है वीगन के फील्ड में। वाह! क्या बात है। और हम लोगों को अब ये लगने लगा है कि इस युग का जो धर्म है वो वेगनिज़्म ही है। निर्वध्य होना ही मुझे लगता है कि इस युग का धर्म है। और जो व्यक्ति और जो भी महिला और पुरुष इस धर्म को अपनाते हैं, मुझे लगता है कि वो दैवीय श्रेणी में आने चाहिए। क्योंकि इतने ज़्यादा भोग-विलास वाले दुनिया में अगर कोई व्यक्ति पशु क्रूरता को देख कर के अपने अंदर बदलाव लाता है और त्याग करता है, जो पहले से जिन चीज़ों का आदी हो चुका है, बड़ी बात है। और अगर वो एक्टिविज़्म करता है, तो वो भी उससे बढ़ के बात है। तो ये अच्छा लगा। और नेक्स्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप दोनों लोग एक्टिविज़्म करते हैं? और अगर एक्टिविज़्म करते हैं, तो ऑफ़लाइन, ऑनलाइन में से क्या करते हैं या दोनों करते हैं? इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जी। तो एक्टिविज़्म ऐसा है कि जब मैं वीगन बना था मतलब कि दूध और तब मुझे पता नहीं था कि वीगन शब्द क्या है। तो जब मैंने दूध छोड़ा उसके बाद मुझे पता चला अच्छा वीगनिज़्म मतलब ये है। तो फिर यहाँ पे वाई वी केयर की संस्था है, आपको पता होगा विघ्नेश जी की है। तो उनका 1-2 एक्टिविस्ट थे उनके, तो वही में करते थे एक्टिविज़्म, तो मैं 1-2 बार उनके साथ गया वहाँ पे मैंने किया। लेकिन वहाँ पे हमको लगा नहीं क्योंकि वहाँ बात नहीं कर रहे थे वो नारेबाज़ी होती है ना दूध छोड़ गया जो उसमें नारेबाज़ी कर रहे थे। फिर जैसा कि इन्होंने बताया मार्च में हम लोग गाँव गए, तो वहाँ पे अब आप भी जौनपुर के हैं तो कैलाश जी को आप जानते हैं, आपने और हमने साथ में काम किया है उनके साथ। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई कैलाश जी से ऑनलाइन, कैलाश पांडे। तो उनका मैंने देखा कि वो अकेले ही एक्टिविज़्म करते थे बनारस के घाट पे। तो जब मैं उनसे जुड़ा तो फिर उनके साथ फिर मैं भी खड़ा हुआ। तो मैंने उन्हें देखा कि ये कर रहे हैं, लोगों से जब बात करते तो लोग समझते हैं। पहले हमको डर लगता था, जैसे हमारे घर वालों ने बोला था कि अगर आप छोड़ रहे हो, तो अगर आप बाहर जाके ये बकवास करोगे, तो लोग आपको मारेंगे। ये हमारे पिताजी का डायलॉग था। हम बोले मारेंगे तो नहीं, लोग सुनेंगे। लेकिन कभी हमने ये प्रयास किया नहीं कि किसी से बात करें, क्योंकि हम बोले लोग सही में नहीं सुनते हैं। हम भी एक समय पे नहीं सुनते थे किसी का, तो हमारा कोई क्या सुनेगा? तो फिर हमने कैलाश जी को बनारस में देखा अकेले काम करते हुए, उनके साथ फिर और लोग जुड़े, बात किया, आपसे भी वहाँ मुलाकात हुई। तो फिर वहाँ से हमें लगा नहीं लोगों से जब तक आप बात नहीं करोगे, लोग सुनेंगे, खाली आप उन्हें अच्छे से बताइए और उनको समझाना ज़रूरी है। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी चालू हुई कि वहाँ पे फिर हमने एक्टिविज़्म चालू किया। फिर वहाँ से जब हम वापस मुंबई आए, तो यहाँ पे फिर हम अकेले ही जाके थाने में जो ओपन लेक है या लोकल ट्रेन है, उसके अंदर एक्टिविज़्म करते हैं। कभी-कभी अकेले करते हैं, कभी-कभी पूजा जी भी होती हैं और बाकी टीममेट भी होते हैं, तो ऐसे। जी। अभी आपने कुछ दिन पहले मुझे ये बताया कि आप जब से प्रारंभ किए हैं ये ऑफ़लाइन एक्टिविज़्म करना लोकल ट्रेन्स में जा कर के जी। अपने मुंबई के क्षेत्रों में, और आप आउटरीच पर भी जाते हैं। तो आपने अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया कि आप शायद सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं और कुछ जी, जी। वीडियोज़ को आप वहाँ पर पब्लिश करना शुरू किए हैं। तो जी। मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, क्योंकि लोग जाएँ और समझें कि एक्टिविज़्म कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव है हम लोगों के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो मैं आपका लिंक जी। नीचे दे दूँगा। तो जी। तो हम थोड़ा बताइए कि ऑफ़लाइन एक्टिविज़्म कैसे करते हैं आप? अब जैसे कि स्टार्टिंग में तो हम अकेले ही थे थाने में और पूजा जी आती थी, तो या अगर हम कभी अकेले गए तो हमारे पास वो प्ले कार्ड्स होते हैं जो पोस्टर्स होते हैं, उसे हम रख देते थे। लोग आते थे, उसे पढ़ते थे। फिर जिज्ञासा होती है लोगों में देखने के बाद कि अरे ये क्या लिखा हुआ है कि गाय के दूध पे उसके बछड़े का हक है या मुर्गे की सवारी जो घोड़े की सवारी ये नहीं करनी चाहिए। तो लोग हमसे पूछते थे कि अरे जानवर तो हमारे लिए बने। तो वहाँ पे फिर वो डिस्कशन होता था कि नहीं हमारे लिए नहीं है। हाँ, हालाँकि मैं वहाँ पे अकेला हूँ लेकिन लोग सुनते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप अगर उन्हें अच्छे से बोलेंगे तो वो सुनेंगे। आप अगर उन्हें चिल्लाने लगेंगे या बोलेंगे नहीं, नहीं आप गलत कर रहे हो या आप उनके ऊपर आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है होनी चाहिए। और मेरे पास भी ज्ञान नहीं था तो मुझे किसी ने जब बताया अच्छे से तब मैंने सुना। तो ये तो ऑफ़लाइन में हो जाता है
अच्छा, हाँ। जी। ऑनलाइन में? तो ऑनलाइन का हाँ, अब लोकल ट्रेन्स में भी जो जाते हैं हम, तो वहाँ पे कभी मेगाफ़ोन का यूज़ कर लिया या कभी भीड़ ज़्यादा है तो हमने अपने बिना मेगाफ़ोन के बोलते हैं। तो उसे ही अभी हमने रिकॉर्ड करके थोड़ा-सा ऑनलाइन डाला है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पे। बाकी हुँ, अभी ये और भी आगे मैं करने वाला हूँ, ये बहुत बढ़िया। वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। क्योंकि जब बहुत-बहुत तक आप धन्यवाद आपका। लोगों को ये सही नहीं तो बताएँगे तब तक वो पता नहीं चलेगा उन्हें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। पूजा जी, आप बता दीजिए कि आप एक्टिविज़्म करती हैं या नहीं करती, या फिर ऑनलाइन, ऑफ़लाइन में कोई किसी का सहारा लेती हैं, या फिर सिर्फ़ जी। वीगन हैं? मैं वीगन के साथ-साथ एक्टिविज़न भी करने जाती हूँ, जैसा कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि मुझे जब बहुत ज़्यादा काम रहता है घर का, तो उस दिन मैं स्किप कर देती हूँ और बाकी दिन मैं जाती हूँ, इन्हीं के साथ जाती हूँ। जैसा ये बोलते हैं कि आज मैं अकेला हूँ, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आप एक्टिविज़न करने चलो, मैं आपका कंपनी दे रही हूँ। तो साथ में चलते हैं, तो मैं भी ऐसा बैनर वगैरह लेके खड़ी रहती हूँ, तो फिर अगर कोई बात करने के लिए आया, तो ये उनको एक्सप्लेन करते हैं और मैं अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करती रहती हूँ, फ़ोटो वगैरह जो भी है लेती रहती हूँ और अगर बाय द वे अगर उसके बाद भी अगर कोई आए तो फिर मैं भी बताती हूँ कि देखिए ऐसा-ऐसा रीज़न है दूध के पीछे का कारण ये है, हमको दूध नहीं पीना चाहिए। तो जो भी होता है मैं करती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर उसके बाद जो भी रहता है वो करती हूँ और हुँ, मतलब ये है कि आप अर्धांगिनी होने के नाते आप इनका भरपूर सहयोग करती हैं, और इनको आप कमज़ोर महसूस नहीं कराती हैं, मतलब इनके साथ आप बल के साथ खड़ी रहती हैं, हाँ, और जैसे कि इसके बाद एक्चुअली जब इन्होंने बोला था कि मैं अकेले हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ, मुझे बोलने में थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है, तो मैं बोली कि नहीं चलो अभी जैसे बनारस में मैंने उनको देखा था वो भैया जी को, मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दिया, वो भी तो ऐसा बंदा अकेले खड़े रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके साथ सब एकजुट हुए ना, तो आप लोग भी ऐसा करते हैं, तो हमको देख के एक-दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि हाँ, चलो ये दोनों लोग खड़े, आखिर क्यों खड़े, कोई तो रीज़न होगा, तो हम लोगों को जानेंगे तो 1 से 4 तो बनेंगे, आज नहीं कहा तो टाइम लगेगा बट बनेंगे धीरे-धीरे। तो मैं बोली ठीक है जब तक वो आपका क ग्रुप नहीं बन जाता तब तक मैं आपका सपोर्ट करती हूँ, आप चलो साथ में। तो हम दोनों लोग ऐसा जाते थे पहले। अभी तो थोड़ा-सा ग्रुप बन गया है तो उसमें अगर इनका ग्रुप कोई आ रहा है तो मैं बोलती हूँ ठीक है इस बार मैं नहीं जाती हूँ, मुझे वो थोड़ा काम है तो आप जाके होके आओ बट आप जाओ करके। तो ऐसे हम लोगों का चलता रहता है, कभी मैं साथ में गई तो कभी ग्रुप वाले साथ में गए, तो चलता रहता है हम लोगों का एक्टिविज़न। अच्छा, अच्छा। अब मैं एक प्रश्न, मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ रही है, मैं आप दोनों के माध्यम से जानना चाहूँगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बारी-बारी से बोलना है, बीच में किसी के मन में कोई आइडिया आ गया तो वो बोल सकता है। ये दोनों लोगों का कंबाइन, ठीक है? कंबाइन उस तरीके से आंसर आना चाहिए। मिलकर बोल सकते हैं जैसा लगे। आपको क्या लगता है कि ऑफ़लाइन एक्टिविज़्म ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है या ऑनलाइन एक्टिविज़्म ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है? दोनों लोग में से कोई बेहतरीन उत्तर दे सकता है, या बारी-बारी मिलकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब हमारे ख्याल से ऑफ़लाइन ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोग मतलब देखते हैं ना, देखने फ़ेस टू फ़ेस जो बात करने से जो उनको इफ़ेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा ऑनलाइन करने में उनको ज़्यादा मतलब बता नहीं पाएँगे। ऑनलाइन का मतलब लोग एकदम केयरफुली सुनते नहीं हैं। ऑफ़लाइन में ऐसा अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाएँगे, अच्छे से बता पाएँगे क्या रीज़न है दूध की वज़ह से, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं मीट मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अगर छोड़ते हो तो इसके प्लेस पे आपको क्या खाना चाहिए। आई थिंक उसमें हम ऑफ़लाइन में अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो हमारे ख़्याल से कि ऑफ़लाइन इज़ बेस्ट। ओह! अच्छा, ये आपकी अ, तरफ से। आप बताइए जितिन जी, क्या सोचते हैं आप? मेरा देखिए मेरा ख़्याल थोड़ा-सा अलग है, बाद में आप जो झगड़ा करेंगे वो कि चलेगा। अब अ, मैंने जब चिकन छोड़ा वो तो मैंने न्यूज़ देखा हाथी का, तो एक आत्मा को लग गया कि हाँ, छोड़ना चाहिए। क्योंकि तब एक आ गया था मेरे दिमाग में कि कण-कण में नारायण, जो हमें पढ़ाया गया था बचपन में कि हर कण में भगवान है। तो वो हिसाब से बाद में मैंने आचार्य प्रशांत की वीडियो ऑनलाइन ही देखी थी, कि दूध में ऐसा है, फिर पूरा दिन उनका वीडियो मैंने देखा, तो वो ऑनलाइन एक इफ़ेक्ट आ गया। उसके पहले बहुत सारे वेजिटेरियंस हमें मिलते थे कि अरे! दूध के बारे में हम लोग बात नहीं करते, लेकिन उन लोग चिकन मटन की बात करते हैं। मेरे दोस्त लोग थे कि अरे! गलत है, जान जाती है। तो वो ऑफलाइन बताते थे लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता था। लेकिन जब ऑनलाइन हमने आचार्य प्रशांत को देखा, सुना,
तो फिर हमने दूध छोड़ा। प्लस हमें ये भी लगता है कि ऑफलाइन एक्टिविज़्म आप अगर कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं, तो सामने वाला सुने कम से कम। अगर वो अच्छे से सुन लेगा तो काम हो जाता है आपका। क्योंकि बनारस में भी हमारे साथ जब लोग सुनते थे ना, तो लोग परिवर्तित होते थे, यहाँ भी होता है। अब ऑफलाइन में होता है कि कभी-कभी लोग भाग-दौड़, मुंबई जैसा है शहर, भाग-दौड़ वाले जीवन है, बेचारों को एक संडे मिलता है तो वो ज़्यादा सुनते नहीं, 2 मिनट सुनेंगे, बोले हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। ऑनलाइन कैसा, वो घर पे बैठ के कभी-कभी देखते हैं अच्छे से। तो मेरे ख्याल से दोनों ही इफ़ेक्ट करता है, बस सामने वाले पे है कि वो ऑनलाइन ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है या ऑफलाइन ज़्यादा सुन रहा है, ऐसा है। दोनों ही अपने स्तर पे अच्छे ही काम है, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों। जैसा कि पूजा जी ने बताया कि ऑफलाइन उनके अनुसार ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से, और जितेंद्र जी ने बताया कि उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर होगा। तो हमें ये समझना होगा कि आप दोनों लोगों के चीज़ों से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि दो तरह की ऑडियंस होती है, एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। और ऑफलाइन की जो जनता होती है वो ज़्यादा ऑनलाइन आना पसंद नहीं करती, वो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख पाती है। और जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन एक्टिविज़्म ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन हमें एक बात और समझनी चाहिए कि अगर जो बंदा ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ता है वेगनिज़्म के सिद्धांत से, तो उसके अंदर जो परिपूर्णता आती है वो ऑफलाइन मीटिंग करने के बाद ही आती है, ऐसा जी, देखने को मिलता है। क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, वो परेशान रहता है कि अरे मैं तो बदल तो गया ऑनलाइन देख के, लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड नहीं कर रहा है। तो जैसे वो आईवी केयर के लोग मिल करके गेट टुगेदर करते हैं साथ आकर के, तो एक दूसरे से फिजिकली बात करते हैं, देखते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, तो समझाते हैं, तो सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाती हैं। ऐसा कुछ तबका है जिनको ऐसे ही समझना होता है। जी। लेकिन अ, अगर हम बात करें थोड़ा आगे बढ़ के, तो 142 करोड़ अगर भारत की जनसंख्या है, तो इतने कम एक्टिविस्ट पहुंच ही नहीं पाएंगे इतने आगे तक। तो हम जिनसे ऑफलाइन मिलते हैं उनको अपनी बातों को समझाएं, और अगर उनमें से कोई वीगन्स बनता है तो उनको आप एक्टिविस्ट बनाने के लिए प्रयास करें। और ये तो अच्छी बात है कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ऑनलाइन वीडियोज या पोस्ट डालिए। क्यों? उसका कारण है क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो ये दोनों का मुझे हमें कम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग बैठे हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के अनुसार क्या लगता है कि एक्टिविज्म आने वाले 10 सालों में, ये जो एक्टिविज्म हो रहे हैं और ये आउटरीच हम लोग कर रहे हैं, जितने सारे वीगन्स कर रहे हैं, उससे कितना बड़ा बदलाव होगा आने वाले 10 सालों में? क्या कहा जा सकता है आपके अनुसार? या उसमें एक बात और जोड़ दीजिए आप दोनों लोग, कि क्या और तरीके हो सकते हैं जल्दी बदलाव लाने के? देखिए अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे जो है वो मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे कि आप अगर लोगों में फर्स्ट लोगों को ना आध्यात्मिक थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा। क्योंकि लोग हैं लालच में फँसे हुए हैं आजकल। हम भी हैं, ठीक है? आप भी हैं। हम लोग गौतम बुद्ध तो है नहीं जो सब कुछ छोड़ के बैठ गए। अब हमें भी थोड़ा बहुत लालच है कि कहीं से पैसा आ जाए, कहीं से अपना घर चल जाए। अब हो अगर मेरा बच्चा होगा तो उसका भविष्य, हाँ, मेरा बड़ा गाड़ी बंगला। तो ये लालच के चक्कर में लोग दूसरों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि वो भी एक जीव है। जो चिकन है, मटन है, वो भी एक जीव है। या पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जो एनिमल फार्मिंग की वजह से पर्यावरण पे जो नुकसान हो रहा है, वो हम्म, सबको पता है। लेकिन लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं ना बहुत कुछ। जब लोगों को पता कब चलेगा, जब वो पढ़ेंगे उतना, उतना रिसर्च करेंगे कि उसका इफ़ेक्ट क्या है। क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि सेकंड नंबर का जो रीज़न्स है वो एनिमल फार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सेकंड या फर्स्ट नंबर पे आता है। ये हमें अभी पता चला बाद में। तो अगर लोगों को यही नहीं पता कि उनके खाने-पीने की वजह से इतना कुछ हो रहा है, तो करेंगे। लेकिन लोग पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो लगे हुए हैं, चूहा दौड़ बोलते हैं ना, पैसा कमाओ, घर चलाओ, पैसा कमाओ, घर चलाओ, और करते-करते वो मर जाते हैं। तो ना वो समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना जानवरों के लिए कर पा रहे हैं, ना प्रकृति के लिए कर पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको लोगों में थोड़ा-सा अध्यात्म जगाना पड़ेगा।
कि भैया कितना भी कमा लोगे रह यहीं जाएगा, आप संस्कार अच्छे दो बच्चों को, वो कमा लेंगे अपने लिए। आपको भाग-दौड़ करके उनके लिए जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इसमें एक परेशान है। सेकंड है कि लोग बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं, लेकिन किस मामले में दे रहे हैं? सिर्फ़ ये मामले में कि कोई बड़ा है तो उसका पाँव छू लो, उसकी हर बात मान लो, भले ही वो गलत कहे तो भी। और जो प्यारा जानवर है, जैसे कुत्ते-बिल्ली को लोग प्यारा मानते हैं क्योंकि वो घर का बोलते हैं ना पालतू है, तो इनको मत नुकसान पहुँचाओ, बाकी जानवरों को मार के खा सकते हो। तो ये है कि लोग सही ज्ञान दें अपने बच्चों को, घर में और स्कूल्स में दोनों। जैसा आप अपने ट्यूशन और स्कूल्स में जाके लेक्चर दे ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि अपने बच्चों को सही संस्कार दें। गलत दे रहे हैं, हर कोई गलत दे रहा है, सही भी दे रहा है। लेकिन और सही देने की ज़रूरत है, समाज के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है और प्रकृति के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है कि मेरे किसी व्यवहार से जो जंगल कट रहे हैं या नदियाँ गंदी हो रही है या जो पिघल रहे हैं बर्फ के पहाड़, वो क्यों हो रहे हैं? ये मेरे बिहेवियर की वजह से हो रहा है, मेरे व्यवहार। तो वो उन बच्चों को बताया जाए कि आगे जाके आपको ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करना है जिसकी वजह से नुकसान हो। कंज़्यूमरिज़्म जो होता है, कंज़्यूमरिज़्म मतलब ग्राहकवाद जो होता है कि बस भोगो, खाते रहो, भोगते रहो। जो मिल रहा है खरीद लो और एक लालच भी आ जाता है उसमें कि अरे मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी बाइक है तो मुझे स्पोर्ट बाइक चाहिए, छोटा-सा घर है तो बंगला चाहिए, बंगला हो गया तो फ्लैट में घर चाहिए। तो ये जब आदमी भाग रहा है ना कमाने के लिए और बच्चों को भी वही सिखा रहा है कि कितना हो कमाओ आप, तो उसमें वो इग्नोर कर रहा है इन चीज़ों को कि प्रकृति का नुकसान क्या हो रहा है उसकी वजह से। नदियाँ कहाँ गंदी हो रही हैं और नदियों का कहीं-कहीं नाला बन चुका है, सिर्फ नाम के लिए नदी है। मुंबई में आपको 4 नदी दिख जाएगी लेकिन नाला है सब। और पहाड़ों का हमने क्या हाल किया, तो ये लोग सिखा नहीं पा रहे ना वो खुद सीख रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है, उनको कोई बता ही नहीं रहा है। तो ये है आपको कि उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको थोड़ा-सा लालच कम करिए और सही जीवन कैसे जीना है उसको और बच्चों को थोड़ा-सा आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बच्चे जैसा आपने कहा था कि बच्चे थोड़े कच्चे होते हैं, उनको जैसा आप बताओगे तो थोड़ा-सा उनके दिमाग में रहेगा। जैसे मेरे दिमाग में था कि हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा है, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे पिताजी ने ही भर दिया था कि या माताजी ने या घर वालों ने कि नहीं खाना ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में दोनों बातें थी। वो 30 साल के बाद गौतम बुद्ध वाली बात फिर से आ गई कि नहीं, नहीं खाना चाहिए। तो वो आपको बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा, प्लस बड़े लोगों को भी ज्ञान देना पड़ेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपकी वजह से ये हो रहा है। और उसके बाद कुछ पॉइंट है कि जो समाज थोड़ा-सा यहाँ मैं धर्म को लाऊँगा कि जो धार्मिक रीति-रिवाज हैं, भले ही कोई भी धर्म हो पंथ होते हैं अलग-अलग, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो लोग भड़क जाते हैं। अलग-अलग पंथ है, अलग-अलग धर्म है, उनके जो नियम कानून है उसमें जो जानवर की बलि दी जाती है, हर हर धर्म में दा जानवर की बलि दी जाती है, ठीक है? तो अब वो एक आपको रोकना है कि अरे नहीं वो गलत है, एक टाइम पे कुछ बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था? उसका कुछ कारण रहा होगा। लोगों में लालच में बना दिया कि खाने के लिए बना दिया, क्योंकि आप जो काट रहे हो वो ऊपर वाले को तो जा नहीं रहा है, खाएँगे तो वही लोग। और उसमें एक और पॉइंट है कि आपको एक और चीज़ को समझना है कि लोग चिकन क्यों खा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि लोगों को लगता है कि चिकन ज़रूरी चीज़ है या बकरा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? या मच्छी है या कहीं-कहीं गाय-भैंस को खाया जाता है भारत में। ऊँट को भी खाया जाता है बहुत जगह। तो उनको लगता है ये हमने कहीं पढ़ लिया है हमारे किताब में लिखा हुआ है या मेरे धार्मिक रीति-रिवाज में कि बलि देके खाना चाहिए। अरे! वो क्यों लिखा है? क्योंकि उस जगह पे वो चीज़ नहीं थी। खेती-बाड़ी वहाँ पे कम होती थी कहीं-कहीं पे। राजस्थान कुछ इलाका है जहाँ सूखा पड़ता है, रेगिस्तान वाला एरिया, वहाँ खेती नहीं होती। तो वहाँ पे मजबूरी था एक टाइम पे आदमी का कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो खेती अनाज नहीं पहुँच पाता था। या नागालैंड के कुछ जंगल से जहाँ पे खेती आज भी नहीं होती है, अनाज नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे कुत्ता भी खाया जाता है। एक टाइम पे नागालैंड में इंसान को भी खाया जाता था पकड़ के। तो ये है कि आप तब ये चीज़ फैसिलिटी नहीं थी कि अनाज कहाँ से आएगा और इंसान को वो ज्ञान नहीं था कि खेती कैसे करना है या रेगिस्तान में कैसे खेती होगी। खेती आज भी नहीं होती लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन से अनाज जाता है। तो इंसान ने खाना चालू किया कि जो जानवर मिल रहा है खाते रहो। अब वो सुधार हो चुका है। अब ट्रांसपोर्टेशन से खे अनाज हर जगह पहुँचा सकते हैं। अमेरिका, अरब कंट्रीज़ है, यूरोप है, भारत से अनाज जाता है। तो अब ये बदलाव हो सकता है, खाली लोगों को आदत पड़ चुका है। ज्योग्राफिकल बोलते हैं ना भौगोलिक
एक चेंजेस की वजह से आदत पड़ चुका है कि नहीं, पूर्वज खाते थे। अरे पूर्वजों के टाइम पे खेती का अनाज नहीं पहुँचता था इसलिए वो खाते थे। अब तो आपके टाइम पे अनाज पहुँच जाता है, तो आप मत खाइए। अब अब यहाँ पे होता है भारत में कि खेती है, अनाज भरपूर है, लेकिन हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज खा रहे थे। दूध हम क्यों पी रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज पी रहे थे। इसमें कृष्ण जी का नाम ले लिया जाएगा कि अरे वो भी पीते थे। उनके समय में उन्होंने पहाड़ भी उठाया था और महाभारत का युद्ध भी रचाया था, दुनिया की भलाई के लिए, और वो दूध पीते नहीं थे। 6-7 साल की उम्र के बाद उन्होंने छोड़ दिया था दूध पीना। तो जैसे उनको भी ज्ञान आया तो उन्होंने छोड़ दिया, वैसे यही है कि लोगों को समझाना, बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा-सा आपको सही करना पड़ेगा कि अब पहले की किताबों में नहीं लिखा होता था कि चिकन या मटन थोड़ा-सा। अब मैंने पूजा जी की जो किताबें हैं स्कूल्स की वो मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको चिकन से प्रोटीन मिलता है, बकरे से, मटन से ये मिलता है, मच्छी से ये मिलता है। अब एजुकेशन सिस्टम ही उसमें अगर डाल रहा है तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो टीचर की भी गलती है। तो मैंने इनको कहा है कि आप बच्चों को अपनी तरफ से बता दिया कीजिए कि कुछ है, एग्ज़ाम पास करने के लिए वो देख लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ा-सा आपको डालना पड़ेगा। तो इसमें सबकी गलती कौन है जी? भले वो कोई पंथ हो गया, धर्म हो गया, स्कूल्स हो गए, माँ-बाप हो गए या बाहरी ज्ञान है, सबकी गलती है यहाँ पे। तो सबको अल्टीमेटली सुधारना आप पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि पहली बात ये होनी चाहिए कि आदमी के अंदर आध्यात्मिकता को पैदा करना है। तो जी, आध्यात्मिकता को लानी जरूरी है। और दूसरा ये बात, आपके जितना भी आपने बातें बोली, जितनी भी बातें बोली, उससे ये बात समझ में आती है, ये बात प्रकट होती है कि जो एक्टिविज्म की जो रफ्तार है उसको तेज करना होगा। यहाँ तक कि इवन आपने बताया कि बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, तो उनको घड़े बनने में समय लगता है, तो उनको हम सेव कर सकते हैं, मतलब उनको अच्छी एजुकेशन दे करके पहले शुरुआत वहां भी कर सकते हैं। जी, और मैक्सिमम जो बातें समझ में ये आती हैं कि आप हर जगह जहां भी हो, संभव हो सके वहां पर आउटरीच करिए, पहुंचिए और अपने इस सिद्धांत को हर जगह प्रकाशित करिए, मतलब उसको फैलाइए। तो ये बातें समझ में जी, आती है, मतलब हमें हर जगह अब इन सब चीजों को फैलाना होगा। और आपने बोला कि आध्यात्मिकता, मतलब अंदर ये भाव पैदा कर देना है कि इवन कोई भी छोटी छोटी घटना हो रही तो उस पर हम सेंसिटिव हो जाना, हमको मुझे लग जाना चाहिए कि इसका हमारी चेतना पर और दूसरों की चेतना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आध्यात्मिक मूल्य को लाने के लिए तो वही, तो उसमें भी तो प्रयास करना पड़ेगा। तो सब मिला करके जी। एक ही बात समझ में आती है कि हमें बहुत ज्यादा लोगों को टीचिंग्स, लर्निंग्स और एक्टिविज्म पे ध्यान देना होगा। तो अब मैं चाहूंगा कि पूजा जी भी बताएं कि ये 10 सालों में एक्टिविज्म से कितना फायदा होगा और कौन से और बेहतर तरीके हो सकते हैं लोगों को और प्रभावित करने के। पूजा जी, आप कुछ बताइए। जैसा कि इन्होंने बताया कि लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए, स्कूलों, कॉलेजों में थोड़ा-सा लर्निंग में थोड़ा-सा बदलाव लाना चाहिए, तभी बच्चों को पता चलेगा। अभी साइंस का बुक निकाल के देखो तो उसमें 5वीं या 6वीं चैप्टर में लिखा गया है कि मच्छी खाने से हमें प्रोटीन मिलती है, एग्स वगैरह खाने से ये हमको डाइट में डेली शामिल करना चाहिए। तो उसमें बच्चे भी क्या करेंगे, क्योंकि उसमें बुक्स में लिखा गया है, तो उनको लगता है कि नहीं चिकन्स वगैरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है कि प्रोटीन दायक है, तो इसको अपने डाइट में हमेशा के लिए शामिल करना चाहिए। तो जैसा कि अगर बोला जाए कि अगर हम लर्निंग का बात करें, उसमें अगर बदलाव करते हैं कि नहीं इसके प्लेस पे आप दूसरी चीज़ें आप खा सकते हैं, डाइट में ले सकते हैं, लाइक दिस दाल हो गया, मूँग हो गया और हमारा कैल्शियम के लिए बोले तो तिल हो गया, ये सब चीज़ें आप खा करके अपना कैल्शियम वगैरह, ये सब प्रोटीन वगैरह आप ले सकते हो। अगर ये सब बुक्स में लिखा जाए तो बच्चे भी बोलेंगे हाँ, ठीक है, हमको मीट की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा-सा ये भी बताना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, मतलब क्यों खाना चाहिए? इसका कोई मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। हम इन
इनको बिना खाए भी जीवित रह सकते हैं। दूसरा उनको बताना चाहिए, अगर आप कोई जानवर वगैरह अपने घर में पेट किए हो तो आप उनसे कैसे लगाव करते हो, लाइक दिस। अगर वो उसको कुछ हो जाता है, कहीं भाग गया या फिर उसका डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, लाइक दिस, जो कुछ भी हो गया, तो आप उनसे उनसे इतना अटैच होते हो कि उनको लॉस होने के बाद आप कितना रोते हो, लाइक दिस। इसी प्रकार दूसरे एनिमल्स भी होते हैं कि वो जैसे आपको पीड़ा होता है उनसे, वैसे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं कि उनको कटने-उटने पे तो उनको पीड़ा होती है। तो आप उनके भी पीड़ा को समझिए कि ऐसे उनको भी होता है, रियलाइज़ वगैरह उनको भी होता है, ऐसा फ़ील उनको भी करना चाहिए कि नहीं ऐसा होता है। तो उनको ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। साथ में उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा बताना चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत होते हैं, क्योंकि बच्चे वहीं से सीखता है, जो पेरेंट्स बताएँगे वही बच्चा सीखता है। अभी हमको बचपन से माँ ने बोला कि नहीं बेटा दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है, तो हम बड़े होके भी बोलेंगे नहीं, मैं मुझे माँ ने सिखाया, मुझे दूध ही पीना चाहिए, दूध के बिना मैं अधूरा हूँ, मैं कैसे खाऊँगा? अरे दूध से तो सब कुछ बनता है, आइसक्रीम हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तो बच्चे कहते हैं खाओ तो क्या खाऊँ? क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है कि यही सब चीज़ें खाओ, इससे सबसे प्रोटीन मिलता है। तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है कि बड़ों का भागीदारी होता है कि बड़ों को हम जितना जल्दी उनको समझाएँगे, उतना जल्दी वो अपने आने वाले कल को भी सुधार सकते हैं। तो हमारे ख़्याल से यही है कि थोड़ा-सा लर्निंग में सुधार होना चाहिए और बड़े बड़े लोगों को भी थोड़ा-सा उनको समझा के इसको सुधारा जा सकता है और जल्दी से जल्दी इस एक्टिविज़न को थोड़ा-सा आगे बढ़ा करके वीगनिज़्म को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और हमको मुझे क्या लगता है कि अगर 10 साल में आपको एक्टिविज़्म जो 10 साल में लोगों तक पहुँचना है, ज़्यादा लोगों तक अगर, तो आपको अपने बीच में से थोड़े-से जो लीडर्स हैं, आपके नेता हैं उनको थोड़ा-सा आगे लाना पड़ेगा। अच्छे जो नेता हैं, जो जैसे अभी मैं नाम ले लूँ थोड़ा-सा, तो अभी मोदी जी ने एक बोला था कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, तो अपने थाली से शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वह उनका ये जो नेताओं में आप देखें तो जो मेनका गांधी जी हैं वो तो करीब 300 सालों से 3 दशक से ज्यादा हो गए उनको इस विषय पे बात करते हुए, और वो वीगन भी हैं और बहुत पहले से वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट रही हैं, आज भी जी, करती हैं। और आज यही स्थिति है कि उनके कहने पर भी बहुत सारे बिल पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसा अभी मेजोरिटी में जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो वीगन तो है नहीं। तो जी, और जो नेता नेता चुन के आते हैं हमारे बीच से ही आते हैं, तो जी, जैसा समाज होगा वैसा नेता भी होगा। और वीगन कोई व्यक्ति का चुनाव भी लड़ता है तो उसको वही रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो नेता करता है। आजकल चुनाव में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा दारू और पार्टियां और ये सब मांसाहार का प्रचलन बढ़ा हुआ है। और एक वीगन व्यक्ति को चुनाव लड़ना फिर जीतना एक कठिन चीज तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो असंभव है, जीत सकता है, लेकिन हमारे पास अर्थ बल भी तो होना चाहिए। जी, 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 तो उसका एक ही समझ में आता है कि बिल पास करने में मंत्रिमंडल का और वहाँ के संसद में सदस्यों का बड़ा योगदान है, लेकिन उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर जनता है। तो जनता के अंदर एक्टिविज्म करते हैं, अगर वो संख्या बढ़ जाती है तो एकजुटता हुँ, बढ़ा करके कोई भी काम करा सकते हैं। बराबर। वो तो होती है। चलिए बहुत अच्छा लगा। मैं बस एक थोड़ा सा मेरे अंदर एक आप लोगों के लिए एक रुचि वाला प्रश्न आ रहा है, तो मैं अंदर से इच्छा है जानने की। आप लोग बीइंग एज एक्टिविस्ट, आप लोग सुने होंगे कि 4 तरह के सिद्धांत चलते हैं वीगनिज्म के साथ ही साथ। पहला तो वीगनिज्म का होता है, पहला वीगनिज्म का होता है। दूसरा जो होता है आपका मिनिमलिज्म का होता है, जिसमें न्यूनतमवाद की बात कही गई है। वीगनिज्म माने निर्वध्यता और मिनिमलिज्म मतलब न्यूनतमवाद। और एक होता है आपका स्पेसिज्म। तो एंटी स्पेसिज्म मतलब होता है कि आप कोई भी प्रजातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है। आप प्रजातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, हर जानवर से बराबर प्रेम करते हैं। और एक लास्ट का सिद्धांत होता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। 3 तो मान लीजिए लोग समझ भी सकते हैं, थोड़ा उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन चौथा बड़ा कठिन हो जाता है कि हम
सुने एंटीनेटलिस्ट, जो बताते हैं कि ये ऐसी चीज है कि वो बंदा चाहता है कि किसी भी नए बच्चे को पैदा करना ये मोरली रॉन्ग है। उनका कहना होता है कि हम नए किसी नए मतलब जान को पैदा करके उसको हम कष्ट, दुख, तकलीफ और परेशानियों में ढकेल देते हैं इस संसार में, मतलब उनका ये कहना होता है। तो इस सिद्धांत से कितना आप लोग सहमत हैं, या फिर आप लोगों का वीगन तक ठीक है और इसको कुछ बदलने की आवश्यकता है? क्या आप लोगों का सोच बता सकते हैं जरा? देखिए मैं बोल देता हूँ कि आपने जैसे कहा कि नए जीव को इस दुनिया में लाना नहीं चाहते हैं एंटीनेटलिस्ट। उनकी एक बात सही है कि आप नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इतनी जनसंख्या है इंसानों की। हमने इतना 800 करोड़ 7-8 बिलियन लोग हैं हम, तो जनसंख्या ऑलरेडी इतनी है। बहुत सारे बिना माँ बाप के बच्चे भी हैं अनाथ आश्रम में, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। तो ऑलरेडी जो है, जिनके पास माँ बाप नहीं है उनको जरूरत है करुणा जी। तो आप उनको एक तो अडॉप्ट करके उनका पालन पोषण कर सकते हैं, या तो आप अनाथ आश्रम में डोनेशन देके वहाँ पालन पोषण हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि अगर मैं नए जीव को लाऊं, तो अब मुझे पता है ना कि आजकल कितना दुख है, पहले शायद नहीं होता होगा क्योंकि जनसंख्या कम थी, तो इतने कंपटीशन नहीं थे, जॉब अवेलेबिलिटी थी, जो बोलते ना लैंड जो था वो ज्यादा था। अब लैंड कम हो रहा है, धीरे धीरे घर का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। अब आप मुंबई में आएंगे तो गांव में तो आप आराम से रह रहे हैं बड़े से बंगले में, यहाँ आएंगे तो आप 10 बाय 200 के इसमें समझिए 200 स्क्वायर फुट में आपको रहना है, तो वो छोटा होता जा रहा है। तो अब आप किसी नए जीव को लाओगे तो उसके एजुकेशन में वो परेशान होगा, कंपटीशन में वो परेशान होगा, आगे जाके जॉब की अवेलेबिलिटी, एआई का इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है कि रोबोट्स जॉब करेंगे, डिलीवरी जॉब के लिए वो रोबोट्स का यूज हो रहा है। तो जॉब की अवेलेबिलिटी क्या है? जनसंख्या इतनी है कि हम ऑलरेडी प्रकृति के ऊपर दबाव बना के रखे हुए 800 करोड़ लोगों को नहीं झेल सकती है पृथ्वी, लेकिन हमने पैदा करके रखा हुआ है। तो ऑलरेडी भार है पृथ्वी के ऊपर, तो नए जीव को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब ये भार कम हो जाए, क्योंकि मेरा एक मानना है कि इंसान की जरूरत है, क्योंकि बुरे हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अगर अच्छे लोग नहीं पैदा होंगे तो वो जानवरों की जान, या जानवरों के लिए बोलेगा कौन कि बुरे लोग रहेंगे तो वो तो मार ही देंगे और प्रकृति को तो अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। हमारा ये कहना है कि जनसंख्या ऑलरेडी इतना है, जब ये एक बार कम हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, तो आप नए जीव को लाइए। तो हमारा ये सिद्धांत है कि हम नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हैं अनाथ आश्रम में या जनसंख्या इतनी है, तो हम उस अनाथ आश्रम में जाके कुछ बच्चों की सेवा करते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो ठीक है। और यही अच्छा, है कि नए को लाके उसको परेशान नहीं करना चाहते हम, जैसा कि हम देखिए लोग भी परेशान हुए। देखिए मैंने बस इसलिए पूछा है कि मैं न्यूट्रल हूँ इस विषय में, समझ रहे हैं ना? बस एक राय जाननी थी। अब मैं पूजा जी के पास जाना चाहूंगा इस प्रश्न को लेकर के। और तो पूजा जी, आप अपना कुछ इस पर राय दें, क्या सोचती हैं, आपके क्या विचार हैं इस विषय पे? देख खुल के बताना है, ऐसा नहीं कि इनके दबाव में कुछ नहीं बोलना है, आप अपने से बोलिए। ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई सामने आ जाइए बोलिए, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि क्योंकि आपको मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारे वाराणसी में भी एक वीगन कपल हैं, यस यस अरोड़ा, जो उस दिन बोट एक्टिविज्म में आप देखी थी, सोनाली, तो लोग हैं। और उनकी जो बिटिया है, वो लोग बहुत ही बड़े वीगन है, जो कि मुझे लग रहा है कि 5 सालों से वो लोग वीगन, दोनों लोग, और दोनों लोग वीगन प्रोडक्ट भी लाते हैं। उनकी बिटिया है जो कि 4 साल की है, और यही नहीं, 4 साल की बिटिया है, और मुझसे यश अरोड़ा जी 3 साल छोटे भी हैं। तो 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 यही मैं कहना चाह रहा था कि उनके हिसाब से कोई भी बच्चा आ रहा है, लेकिन वो हिंसा के मार्ग पे नहीं चल रहा, अहिंसा के मार्ग पे चल रहा है, तो भी उनके हिसाब से ठीक है। एक बच्चा रे बहुत है, उनके हिसाब से वो है, उनके पास बिटिया है। तो इसमें ये नहीं कि अगला व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं तो भाई पूरा एंटी नेटलिस्ट हूँ,
एंटीनेटलिज्म सिद्धांत से पहले एक सिद्धांत चलता था ब्रह्मचर्य। हालांकि ब्रह्मचर्य तो एक ऊंची चीज होती थी, वो आदमी अपने चक्रों को जागृत करके और अपने बुद्धि को परिष्कृत करने का एक तरीका हुआ करता था प्राचीन समय में। अब वो विद्या है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये जो एंटीनेटलिज्म का सिद्धांत जो प्रचलन में चल रहा है, आपका क्या उस पर विचार है? और बिना किसी दबाव के आप बोलिए, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि अगर आपको जरूरत है तो आप पैदा कर लो, बहुत ज्यादा जरूरत है तो। अगर आपको जरूरत नहीं है तो पैदा क्यों करना, मेरा मानना ये है बहुत कि सही। जब अपने फैमिली में कि कोई मैच्योर है कि नहीं हमको चाहिए, हमारे बात में मानना चाहते हो कि हमारे बात किसी को आना चाहिए, तो आप पैदा कर लो। लेकिन अगर आपको जब जरूरत ही नहीं है तो फिर पैदा करना क्या। जब अपनी लाइफ खिंच खिंच के चल रही है तो बेचारे उसको भी ला के क्यों उसमें फंसाना। हमारा मानना ये है कि फिर दूसरा ये है, आप अगर आप उन दोनों की बात करें तो हमारा मानना ये है कि हम लोग सोशल सर्विस वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों और तीसरा हमारा सोशल सर्विस ही रहे। मैं किसी तीसरे को लाके अपना टाइम उस पे एक्सपेंड नहीं करना चाहती। दूसरा चीज ये है कि अगर इन इन फ्यूचर हमको जरूरत भी पड़ी तो अनाथालय से एडॉप्ट कर लूंगी, बट एडॉप्ट करके घर पे नहीं लाऊंगी, उनको उधर ही रखूंगी। 2-4 बच्चों का खर्चा अपने पॉकेट से उठाऊंगी, क्योंकि उनको अगर एडॉप्ट करके मैं घर पे लाती हूँ तो चाहे वो अपना हो और चाहे मैं एडॉप्ट के, बच्चा तो है, उसको घर पे लाया तो वही चीज होगा, उसका केयरिंग करना, पढ़ाई करना, उसको घर 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 बना के दो, उसको बिजनेस करके दो, तो वही से चीज हो जाएगा कि उसके लिए मर मर के करो। और अगर वो आ गया तो मर मर के करने का मतलब कि हम लोग उसी में बिजी हो जाएंगे, कि एक होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है, नहीं ये अपना है इसके लिए हमको बनाना है, तो फिर ये जो हमारा सोशल सर्विस है ना, ये हमारा पीछे छूट जाएगा। तो फिर जो भी करना पड़ेगा, इसके लिए मेरा राय ये है कि हम एडॉप्ट करेंगे बट वहीं पे रहेगा, ताकि हमारा सोशल सर्विस भी चलता रहे और उसका भी देख रेख होता रहे। कि हमारा सोशल सर्विस में लाइक सब आ जाते हैं, जैसा कभी हम लोग रोड पे देखते हैं कि कोई बुजुर्ग है ऐसा भीख मांग रहा है, किसी के पास सोने के लिए नहीं है, ऐसा ठंडी के मौसम में भी वो लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ पैसा उनके ऊपर भी खर्चा किया जाए, जैसे उनको कभी खाना वगैरह दे दूं या फिर कंबल वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो मेरा मानना है कि बस हम दो सोशल सर्विस, बहुत ज्यादा हुआ तो एडॉप्ट करके वहीं पर उसको छोड़ दो, उसका खर्चा पानी हम उठाए, उसको घर में लाके टेंशन वाली लाइफ नहीं करनी है। हमारे आपने अकॉर्डिंग तो यही है। आपने तो थोड़े ही समय में पूरा का पूरा समाधान ही लाकर खड़ा कर दिया। जितेंद्र जी तो लंबा बोले जा रहे थे, गहन चिंतन हम लोग किए जा रहे थे, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा समाधान ही, मतलब ABCD 4 विकल्प हैं, सब बढ़िया है, किसी को उठा लो मतलब हो गया समाधान। क्या बात है। तो ये आपके अंदर से, मतलब जब आपने ये सोच लिया है एज ए बीइंग लेडी, तो अगर आप महिला हैं और आपने इतना बड़ा महान कदम अपने दिमाग में सोच रखा है कि मुझे एक बेबी नहीं चाहिए, मैं अडॉप्ट करूंगी। अडॉप्ट करना तो एक जैसे लगता है कि बहुत बड़ा विशाल हृदय चाहिए अडॉप्ट अडॉप्ट करने के लिए। जब दंपति साथ होने के बाद भी अगर अडॉप्ट अडॉप्ट करने की बात हो रही हो, तो एक बहुत बड़े विशाल हृदय की बात होती है। तो ये जो दबाव होता है आप लोगों के फैमिलीज का, जैसे आप महिला हैं तो आपको तो दोनों तरफ से दबाव होगा, ससुराल पक्ष से और आपके मायका पक्ष से भी। वो जो रिश्तेदार, हाँ, तीसरे जो मुंह बाकर खड़े होते हैं रिश्तेदार होते हैं, तो वो भी तीनों जब तबका खड़ा हो जाता है तो उनसे कैसे डील करती हैं आप लोग? ये व्यक्तिगत प्रश्न पूजा जी से है। अभी जब मैं शादी करके स्टार्टिंग में आई थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे धमकी क्या दी थी कि 1 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो जा अपने दीदी जीजा के पास जाके उधर रह, इधर आने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोली हाँ ठीक है देखती हूँ। फिर तो फिर बीच में ऐसा मच होने लगा कि मुझे मतलब उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रहना पड़ा। तो बस उनका अभी क्या बोलते हैं कि अरे कि करो करो प्लानिंग में, बोलती हूँ कि क्यों करना,
मुझे बस आप ये बताओ कि आपके अभी कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। आपने उनके लिए क्या किया? आपने क्या किया उनके लिए? 4 बच्चे हैं, कोई इधर है, कोई उधर है, किसी की भी लाइफ पटरी पे नहीं है। तो बच्चे के बच्चे को भी लाके मतलब क्या मतलब है? उसको भी घिस-घिस के लाइफ चलने में क्या क्या मज़ा है करके। तो उन्होंने बोले ऐसा नहीं होता है, जो आता है अपना नसीब लेके आता है, ये है, वो है। मैं बोली हाँ ठीक है, मेरा काम है एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। और रही बात मायके की, मायके में भी मम्मी बोलती है कि हो गया है साल 2 साल तो कर लो प्लानिंग। तो बस मैं यही बोलती हूँ कोई मुझे एक रीज़न बताओ। आप एक रीज़न बताओ बच्चा पैदा करने का, मैं एग्री हूँ करने के लिए। तो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वंश नहीं चलेगा वैसा। बोले क्यों? अपना रहे तो ही वंश चलता है। आप इस समाज में किसी को भी अपना मान लो ना। जो वो बोलते हैं ना जहाँ दिल मिला वही अपना। तो ज़रूरी नहीं है कि अपना रहे तो ही हम उससे रिश्ता रखें। आप बेगाने को भी अपना बना सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अपना करना। मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि देख मम्मी, अपना अपना मत कर, जहाँ दिल मिल जाए वही अपना। और रही बात बोलते हैं अरे बुढ़ाई-दाई कौन देखेगा ऐसा वो वैसा बुढ़ाई बोले बुढ़ाई जब आएगा तो आएगा देखा जाएगा ना। अभी जो है रनिंग में हम वो देखें, हम समाज सेवा कर रहे हैं। जो 30 साल जो मचमच हो रहा है, पहले उसमें और मचमच करना जरूरी है क्या? और उसके बाद हाँ, बुढ़ापा आएगा, वो कितने दिन परेशान करेगा, वो तो बात की बात है। पहले 30 साल तो बचा तो लूं। मैं उनको ये बोलती हूँ हो सकता है बुढ़ापा से पहले मैं ऊपर चली जाऊँ। किसने देखा है वो कल को? कल को किसी ने वही देखा कहता है। है? मैं उनको बोलती हूँ कि आपके 3 बच्चे हैं। मैं अपनी मम्मी को बोलती आपके 3 बच्चे हैं, क्या मिल रहा है आपको? आपकी बॉडी खराब हुई, प्लस बड़े होने के बाद शादी हुई, मम्मी एक तरफ पड़ी है, बच्चा कोई बात भी नहीं करता, तो क्या मतलब है? इससे अच्छा कि दूसरे को समाज सेवा करो, भगवान भी खुश, आप भी खुश, क्या है ये सब करके? तो बोलते हैं ज्ञान मत दे, ऐसा मत करो, वैसा। मैं बोली ठीक है, हमारी लाइफ है, हम कैसे चल रहे हैं, हम खुश हैं, बस आप भी खुश रहो। बस हमारा यही है, ऐसे ही डील कर कर देते हैं सबको। बहुत बढ़िया, मतलब जब क्लैरिटी आ जाती है और जब परिस्थितियां एकदम क्लियर हो जाती हैं और दिखने लगता है कि कहीं न कहीं बहुत संवेदनशील हर चीज नजर आने लगती है। मतलब वो एक चेतना की ऊंचाई होती है जो देख पाती है कि कितना आदमी परेशान और मतलब इस माया जाल में फंसा हुआ है, बहुत व्यथित है अंदर से, उसकी जिंदगी तबाह होती जा रही है। तो पहले वो उस बंधन को काटने का प्रयास करेगा, न कि 4 और जानों को ला करके उनको भी बंधन में ढकेलने का प्रयास करेगा। तो ये एक आध्यात्मिकता का लक्षण होता है कि पहले अपनी जंजीरों को काट लें और अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें और अपने साथी को भी अच्छा सलाह दे दें। तो ये तो अति संवेदनशीलता की बात होती है। मुझे लगता है कि जो परम दयालु होते हैं ना, वही ऐसा कुछ सोच पाते हैं। जो अंदर से जिनकी फीलिंग्स जुड़ी होती है, वो समझ पाते हैं। तो अच्छा लगा। और आज का पॉडकास्ट तो हालांकि मुझे लगता था कि शायद कम समय लेगा, लेकिन अच्छा खासा लंबा समय हो गया। और मैं आप दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग पॉडकास्ट पे आए और इतना शानदार पॉडकास्ट हुआ। और ये जो कुछ प्रश्न जो आप लोगों से हमने करे थे, ये बहुत सारे कपल्स के प्रश्न हैं। हालांकि वीगन डाइट्स के बारे में आपसे नहीं पूछा, क्योंकि उसके लिए मैंने किसी और को नियोजित कर रखा है, वो भी वीगन कपल से लोग। तो आज जो जो जानकारियां थी एडॉप्शन वगैरह को लेकर के और बच्चे को लेकर के, वो तो आखिरी में आप लोगों ने पूरा कर ही दिया। और विगनिज्म के सिद्धांत से संबंधित तो बहुत सारे वीडियोज हैं, लोग देख लेंगे इस चैनल पे। बाकी आप लोगों की वजह से जो बचे खुचे दिमाग में प्रश्न थे वो पूरे हो गए आज। तो पुनः आपको बधाई देता हूं। और मैं एक विनती और करना चाहूंगा कि भविष्य में अगर 1-2 बार और पॉडकास्ट करने की इच्छा हो किसी अन्य विषयों पर इससे रिलेटेड, तो आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, आप पुनः आ सकते हैं।